हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए, और आज देख लेते हैं फटाफट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ है, आईएमएफ ने रेज कर दिया है इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। प्रीवियसली इन्होंने 6.5 रखा था जो ग्रोथ थी इंडिया की, अब इसको बढ़ाकर 6.8 कर दिया है। और भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। एक UNCTAD की रिपोर्ट आई है, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उन्होंने भी रिवाइज़ किया है इंडिया का ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द ईयर 2024। अपवर्ड इंक्रीज़ किया है 0.3% से 6.5 ले आए हैं इसको। ये बोल रहे हैं कि जो एक्सपेंशन है इंडिया में, स्ट्रॉन्ग पब्लिक इन्वेस्टमेंट आउटलेस थे और सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ थी, एक्सटर्नल डिमांड भी थी कंट्रीज़ के बिजनेस की, और सर्विस एक्सपोर्ट के थ्रू इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की लास्ट वीक एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी ग्रोथ फोरकास्ट में इसको 6.7 से 7% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की इसी महीने आई थी, उसमें भी 6.6% ग्रोथ कर दी थी। प्रीवियस एस्टीमेट जो था वो 6.4 था। आईएमएफ ने जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 7.8 रखा है, हायर देन द गवर्नमेंट प्रोजेक्शन। गवर्नमेंट ने 7.6 रखा है, आईएमएफ ने 7.8 रखा है। इन्फ्लेशन फ्रंट पे देखोगे तो आईएमएफ ने 2025 के लिए जो फॉरकास्ट है वो अनचेंज रखा है 4.6% पे। आरबीआई का जो ग्रोथ फोरकास्ट है, इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो 4.5 है। ये आईएमएफ का थोड़ा सा ज़्यादा है, आईएमएफ ने 4.6 रखा है। आईएमएफ ने ये भी प्रिडिक्ट किया है कि एक अपटिक आएगा करंट अकाउंट डेफिसिट में इंडिया के। और जो नोट किया है वो ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी सरप्राइजिंगली रेजिलिएंट रही है, कि ग्लोबली डिसइन्फ्लेशन चल रहा है 2022-23 में, बट इंडिया स्ट्रांग था। आईएमएफ ने ग्रोथ फोरकास्ट 2024 का बढ़ाया। ग्लूमी प्रिडिक्शंस है, ग्लूमी इकोनॉमी रिमेन्स रिमार्केबली रेजिलिएंट, स्टेडी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन स्लोइंग। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक एआई के लिए 10,000 करोड़ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेजेस पे है ये मिशन। तो इसके लिए ये हमारी गवर्नमेंट ने एनवीडिया से पार्टनरशिप करी है। एनवीडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट जीपीयू मेकर्स है, टॉप मोनोपोली ही कह सकते हैं हम इसकी जीपीयू सेगमेंट में। तो इनके साथ टाई अप किया है। इलेक्शंस के बाद बोल रहे हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है इसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस करेगी। तो आने वाले टाइम पे हम देखेंगे इंडिया की और एनवीडिया की किस लेवल तक की पार्टनरशिप होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है एप्पल की। एप्पल का इंडिया में प्रोडक्शन चालू होने के बाद जो इंडिया का मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स था उसमें 35% का सर्ज आया है, सिर्फ एप्पल आईफोन्स की वजह से। 65% कंट्रीब्यूशन है एप्पल का हमारे मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स में 2023 में। और यूएस मेजर स्मार्टफोन मेकर बना, ये फर्स्ट ब्रांड थी यूएस की जो हमारे इंडिया में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है इस सेक्टर में। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम एंड रेलवेज़ हैं उन्होंने ये बोला है कि जो अब कुछ वैल्यू एडिशन लोकली चल रही है, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने स्टार्ट हो गए हैं, तो धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होगी। अराउंड 1.2 मिलियन के आसपास नई जॉब्स भी ऐड हुई हैं इसके आने से। तो ओवरऑल यही न्यूज़ है कि 35% का सर्ज मिला है, $15 बिलियन तक चला गया है। इससे $15 बिलियन प्लस है 2024 का जो एक्सपोर्ट था, उसमें से 65% अकाउंट करता है सिर्फ आईफोन एक्सपोर्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया अब शूट कर रही है अपनी होममेड बुलेट ट्रेन्स को। फास्टर ट्रेन्स होंगी ये, 250 किलोमीटर पर आवर्स पर चलेंगी। इंडिया रिलाई कर रही है जापानीज़ टेक्नोलॉजी पे फॉर बुलेट ट्रेन्स। अहमदाबाद और मुंबई चलेगी, अहमदाबाद से मुंबई फर्स्ट ट्रेन चलेगी। फोकस ये है कि इम्प्रूव किया जाए स्पीड को इंडियन रेलवेज़ की। और जो प्रपोज्ड वेरिएंट है वंदे भारत ट्रेन्स का, वो 0 to 100 52 सेकेंड्स में चली जाए, और बुलेट ट्रेन्स कर सकती हैं ये 54 सेकेंड्स में। तो इंडिया भी अब अपनी होममेड बुलेट ट्रेन्स के ऊपर फोकस कर रही है, और आगे चल के हम इनको भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है, ये एप्पल वाला हमने देख लिया। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है एक्स की तरफ से। एक्स हम बोल रहे हैं ट्विटर को। तो इलॉन मस्क ने अभी एक, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इनको डायरेक्टिव इशू किया था कि कुछ अकाउंट्स थे
जो कि थे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के फॉर्मर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू। आम आदमी पार्टी के कुछ अकाउंट्स थे, सम्राट चौधरी के, डिप्टी सीएम ऑफ बिहार। तो इनके अकाउंट्स को बैन करने के लिए या कुछ पोस्ट्स इन्होंने ऐसी डाल दी थी ट्विटर पे, जिसको गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि भाई ये निकाल दो, हटा दो यहाँ से। तो वो हटा तो दिया एक्स ने, बट इलॉन मस्क ने आके एक ऐसा ट्वीट डाला और ये बोला कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिटिकल स्पीच तक भी एक्सटेंड होगा और पॉलिटिशियंस को फ्रीली बोलने दो जो भी उन्हें बोलना है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एनटीपीसी ग्रीन है, डीआरएचपी फाइल करेंगे, लिस्टिंग करेंगे नवंबर तक। डीआरएचपी हमारा होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, इसमें सारी डिटेल्स होती हैं किसी भी आईपीओ से रिलेटेड। तो एनटीपीसी ग्रीन अपना आईपीओ लेके आएगी जो कि नवंबर तक लिस्ट होगा। जब इसका ये डीआरएचपी रिलीज़ होगा तब इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आरबीआई की है। आरबीआई ने बैंक्स को बोला है कि कुछ एक इंटरनल फंड हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि ओम्बड्समैन के लिए, इंटरनल ओम्बड्समैन को पे करने के लिए बन जाए। जिस तरीके से एक फ़ंड हमारा मेंटेन किया जाता है पेंशन और सैलरीज़ के लिए फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसी वो सारा पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो आरबीआई ने बोला है बैंक्स को कि कुछ एक फ़ंड इस हिसाब का भी बनाओ जहाँ से जो ओम्बड्समैन को सैलरीज़ और पेंशन्स देनी है वो जाए। तो कस्टमर कंप्लेंट्स जो हैं रिजर्व बैंक ओम्बड्समैन के लिए वो 68% से इंक्रीज़ हुई हैं। और ये आरबीआई की एक मार्च में रिपोर्ट आई थी, उससे पता लगता है। एक सीनियर बैंक एग्जीक्यूटिव हैं, उनका कहना ये है कि आरबीआई इस चीज़ में सही है, बट इस तरीके के डिसीजंस को जब इम्प्लीमेंट करने में आते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज़ रहते हैं। लास्ट ईयर एक कमेटी बनी थी जिसको हेड किया था बीपी कानूनगो ने, जो कि डिप्टी गवर्नर है हमारे आरबीआई के। उसमें इन्होंने रिव्यू कर रहा था कस्टमर सर्विसेज एंड स्टैंडर्ड्स को। तो इस रिपोर्ट में ये ऑर्डर था कि एड्रेस करना है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को और इंक्रीज़ करना है इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंटेड इन आरईज। तो रिजर्व बैंक may nudge Indian Banks Association to create a fund to directly pay the salaries of and compensations of the internal ombudsman। इससे ये होगा कि भाई जो ombudsman है, जिसके पास कंप्लेंट जा रही हैं, जिसका काम है कस्टमर को प्रोटेक्ट करना किसी भी तरीके की मिस सेलिंग या फिर गलत एक्टिविटी से जो बैंकर्स के एंड से हो सकती है, तो अगर ओम्बड्समैन की सैलरीज़ और पेंशन्स इन प्लेस नहीं होंगी, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं फील होगी, तो वो कहीं ना कहीं अपने पार्ट प्ले करने में कुछ लापरवाही बरत सकता है, जिससे एंड कस्टमर का नुकसान हो सकता है। रोड एग्जीक्यूशन की बात चल रही है। 2023-24 में 20% से एक्सपेंशन हुआ था। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि रोड एग्जीक्यूशन जो है वो ग्रो करेगी 5 to 8%। 12,500 से 13,000 किलोमीटर के अराउंड रोड कंस्ट्रक्शन होगी। ये एक रेटिंग एजेंसी का डेटा है, इकरा का। उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू इकरा मिनिस्ट्रीज प्रोजेक्ट अवार्ड पाइपलाइन इज़ हेल्दी अबव 45,000 किलोमीटर्स एज ऑफ मार्च 2024। तो इसका ये है कि इसने सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया है 2024 को। डिले जो आया था अप्रूवल का, रिवाइज करी गई थी कॉस्ट भारतमाला परियोजना की फ़ेज़ 1 की। तो ओवरऑल अवार्ड्स डिक्लाइन हुए हैं 31% से 285-51 किलोमीटर्स। इकरा ने पॉइंट आउट किया है कि एक सिमिलर ट्रेंड देखा गया था फाइनेंशियल ईयर 19 में बिफोर द लास्ट जनरल इलेक्शंस, जहाँ जब प्रोजेक्टेड अवार्डिंग थी वो डिक्लाइन हो गई थी 67% से। तो रेटिंग एजेंसी ने भी बोला है कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मोड कंटिन्यू करेगा, मेन स्टे रहेगा इस प्रोसेस में, और 70 to 75% अवार्ड्स होंगे बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से। ये रोड्स बनाने के एक 2-3 मेथड्स हैं। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र में ये होता है कि जो भी कंपनी है वो बिल्ड करेगी, उसको ऑपरेट करेगी, अपना खर्चा पूरा कर लेगी जो भी उसकी लागत आई थी उस रोड को बनाने में, और फिर वो ट्रांसफ़र कर देगी गवर्नमेंट को उस लैंड को, उस रोड को पूरे तरीके से। और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कुछ हिसाब का होता है कि भाई कुछ उसमें गवर्नमेंट पहले कुछ पैसा देती है और फिर साथ में मिलकर वो काम करते हैं। तो 25 to 30% शेयर BOT और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से आएगा। BOT मॉडल में कोई अवार्ड नहीं आया था 2024 में, तो मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है BOT टॉल मॉडल, कंसेशन एग्रीमेंट किया है टू इम्प्रूव द अट्रैक्टिवनेस, कि प्राइवेट फर्म्स जो हैं जो रोड वगैरह बनाती हैं उनको ये मतलब ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे।
नेक्स्ट न्यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट कर रहा है यूएई की कोई एआई बेस्ड फर्म है, यूएई की जो टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म है G42, इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने एक पार्टनरशिप चालू करी है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इससे पहले क्या था, जो ये G42 थी, इसके अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट में एक थोड़ा सा इशू चल रहा था, जहाँ पर ये बात चल रही थी, वॉशिंगटन में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था फर्म को कि इनकी भाई लिंक्स हैं चाइनीज़ बिजनेसेस से, हवाई से और बाकी जितनी भी चाइनीज़ फर्म्स हैं उनसे, जिनको डिनाई कर रखा था, और उनसे टाई अप होने के कारण इस G42 को ये फंडिंग नहीं मिल पा रही थी। बट G42 ने सामने आकर ये बोला है कि भाई उनका कोई टाई अप नहीं है किसी भी ब्लैक लिस्टेड चाइनीज़ कंपनी से, और उनका जो फोकस है, उनका फोकस यही है कि यूएस सॉफ्टवेयर मेकर अजूर क्लाउड यूज़ करें फॉर इट्स एआई एप्लीकेशंस। और उन्होंने ये भी बोला है कि यूएस फोकस्ड ही हमने अपनी आगे डेवलपमेंट करनी है, हम चाइना के साथ कुछ नहीं करना चाहते। इनकी एक कमर्शियल स्ट्रैटेजी थी जो 2022 से चल रही है, जहाँ पर इन्होंने फुल्ली अलाइन किया है यूएस पार्टनर्स से, और ये भी कमिट किया है कि ये इंगेज नहीं करेंगे चाइनीज़ कंपनीज से। तो ये जो फर्म है ये काफ़ी प्रोमिनेंट फर्म है दुबई की एआई में, और माइक्रोसॉफ्ट का अब इससे पार्टनरशिप हो रहा है, तो देखते हैं कहाँ जाती है इनकी पार्टनरशिप। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी रामदेव जी की और उनके आचार्य बालकृष्ण जी की। सुप्रीम कोर्ट में इनका सूट चल रहा है, जो कोविड के टाइम पे इन्होंने एलोपैथी मेडिसिन्स और बाकी जितने भी टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको ये बोला था कि भाई इनमें कोई दम नहीं है, और हम जो बेच रहे हैं कोरोनिल या जो भी इनकी दवाइयाँ उस टाइम पे चल रही थी उसको इन्होंने रामबाण बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप बच्चे नहीं हो और आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता कि हम यहाँ पे क्यों हैं, आपने मिस सेल किया है प्रोडक्ट्स को, और आपने दूसरे जो मेडिकल सिस्टम्स है उनको डिमीन किया है और उनके ऊपर फिंगर पॉइंट करके आपने गलत किया है। अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी इन्होंने दी है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमने आपका पिछले टाइम पे भी बिहेवियर देखा है और आप सब कुछ पता होते हुए भी सारे डायरेक्टिव्स को वायलेट करते हो। 3 बार आप ऐसा कर चुके हो। अब देखते हैं ये क्या चलता है, इनका सूट में क्या होता है नेक्स्ट इनके साथ। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो वोडाफोन आइडिया की है। 5400 करोड़ इन्होंने रेज़ किए हैं एंकर इन्वेस्टर्स से, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वोडाफोन आइडिया की, 32% स्टेक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन आइडिया में इसलिए अपना स्टेक बनाया क्योंकि जब इसके साथ प्रॉब्लम हो रही थी तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो ये सेक्टर है इसमें अगर एक बड़ा प्लेयर चला जाता है या क्रैश कर जाता है तो ये हेल्दी नहीं होगा कंपटीशन के लिए। तो कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें अपना जो इनकी जो लाइबिलिटी थी टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वोडाफोन की जो लाइबिलिटी थी, तो गवर्नमेंट ने उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया था। तो अब जिस हिसाब से वोडाफोन आइडिया को फंडिंग मिल रही है वो इसीलिए भी मिल पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ गया है। तो बाकी भी अभी आप देखोगे जो इन्होंने ये 5400 करोड़ रेज़ किए हैं, उसमें अगर आप देखोगे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, GQG पार्टनर्स है, UBS है, नॉर्जेस है, मॉर्गन स्टैनली है, ऑस्ट्रेलियन सुपर एंड फिडेलिटी है, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे। डोमेस्टिक फंड्स देखोगे आप तो HDFC, क्वांट, मोतीलाल ओसवाल, इन सब ने पैसा लगाया है। अब आगे जाके देखोगे तो इनका शेड्यूल्ड है कि एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होगा, 18,000 करोड़ रुपए रेज़ करेंगे 10-11 रुपये पर शेयर के हिसाब से। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑलरेडी ये कर चुके हैं 2075 करोड़ रुपए की 14.87 रुपीज़ के हिसाब से। अब 25,000 करोड़ का इनके पास एक डेट में फंडिंग भी आनी है। तो ये काफ़ी हेल्दी है अगर वोडाफोन स्टेबल हो जाता है और जिस हिसाब से इन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं बिज़नेस में। तो ये हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है इनका कहना ये है कि हम खुश हैं ये देख के कि वोडाफोन को कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिल रही है और फंडिंग प्रॉपर मिल रही है। गवर्नमेंट का जो की पॉलिसी गोल है वो यही है कि कंपटीशन को सस्टेन करना है सेक्टर के अंदर और जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको इंटैक्ट रखें। तो काफ़ी पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में आप वोडाफोन के प्राइस को भी रिकवर करते हुए देख सकते हो। NSE ने ड्रॉप कर दिया है जी को फ्रॉम F&O एंड इक्विटी सेगमेंट से। 28 जून के बाद F&O और इक्विटी सेगमेंट में जी का शेयर नहीं ट्रेड होगा। ये सिर्फ इतनी थी। इनका एक लॉ सूट चल रहा है NCLT में, इनकी एक इंसॉल्वेंसी प्ली एक्सेप्ट हो गई थी, तब एक्सक्लूड किया गया था जी को F&O सेगमेंट से।
बट लेटर रिवर्स कर दिया गया था इस ऑर्डर को। अब फिर से रिवर्स कर दिया गया है और 28 जून से ये जी एंटरटेनमेंट का शेयर दोबारा से नहीं ट्रेड होगा F&O सेगमेंट में। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, ऑटो बैटरी मेकर्स हैं वो शाइन कर रहे हैं ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ EV। तो शेयर्स ऑफ ऑटो बैटरी मेकर्स सच एज एक्साइड एंड अमारा राजा बैटरीज ये सर्च किए हैं ट्यूसडे को। इन्होंने अपने ईयरली हाइज को ब्रेक किया है और एक काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना के इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। एक्साइड की पार्टनरशिप है हुंडई और किया के साथ रिसेंटली हुई थी। अभी हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ जो अपनी मार्केट अपडेट वाली वीडियो थी उसमें डिस्कस भी किया था, जिस दिन इनकी पार्टनरशिप की न्यूज़ आई थी, और वहीं से काफ़ी अच्छा एक राइज देखने को मिला है। तो एक्साइड की जो हुंडई और किया से पार्टनरशिप हुई है, इससे जो गवर्नमेंट का प्लान है, एक तो ये चीज़ पॉजिटिव है एक्साइड के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग प्लान है EV स्पेस के लिए जो प्रोपेल कर रही है ऑटो बैटरी मेकर्स को। और एक्साइड ने और अमारा राजा बैटरी ने, दोनों कंपनीज़ ने लिथियम आयन बैटरी सेगमेंट में, जो कि एक आपका सनराइज सेक्टर भी है, इसमें काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट किया है। और हुंडई से और किया से पार्टनरशिप होने के बाद इनकी ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी पॉजिटिव साबित हुई है। तो लिथियम आयरन बैटरी सेगमेंट जो है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर है इन टाइम्स टू कम। अगले 5 साल 10 साल डाउन द लाइन आप देखोगे तो अमारा राजा बैटरी और एक्साइड इंडिया 39,984 करोड़ की मार्केट कैप पे है। अमारा राजा बैटरी 17,680 करोड़ की मार्केट कैप पे है। ऑलमोस्ट हाफ है अमारा राजा एक्साइड की। बट ट्रैक्शन जो मिल रही है इनको और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है EV सेगमेंट की, तो ये काफ़ी अच्छा है। और टेस्ला भी आ रही है इंडिया में, ये भी EV की डिमांड को फर्दर मूव करेगी अपसाइड। तो एक्साइड का जो शेयर प्राइस है वो अगले 10 सालों में सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आदित्य बिरला कैपिटल से। तो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने अपनी एक नई ऐप बनाई है ABCD, आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल के नाम से। तो इससे ये एम कर रहे हैं कि अपने कस्टमर बेस को ये डबल कर लेंगे आने वाले टाइम में। इस डिजिटल ऐप के थ्रू ये क्या सॉल्यूशंस कर रहे हैं, इस ऐप के थ्रू ये इंश्योरेंस बेचेंगे, पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को। ये बोल रहे हैं कि इनके पास 2,50,000 MSME पार्टनर्स हैं और 1,87,000 की स्ट्रॉन्ग इनके पास वर्कफोर्स है। तो काफ़ी मोटिवेटेड हैं ये अपनी ऐप को लेके। देखते हैं किस हिसाब से ये ऐप इनको बेनिफिट देती है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से। 35% का ग्रोथ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, वो 35% का इंक्रीज़ देखा है उन्होंने। 2021 में जो था वो 41% का था। ये डेटा जो है ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया का है। तो इसमें अगर ये देखेंगे कि रिकॉर्ड हाई नंबर ऑफ फोलियोज़ हैं, 17.78 करोड़ पे क्लोजिंग हुई है। जो बेस है वो 4.46 करोड़ का है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो उन्होंने डोमिनेट किया है म्यूचुअल फंड कैटेगरी को, सच एज हाइब्रिड, इक्विटी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स। ये तीनों कैटेगरी जो हैं वो अकाउंट कर रही है नियरली 58% इंडस्ट्री एसेट्स को। 80% ऑफ द फोलियोज थे एज ऑफ मार्च 2024। तो शेयर ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ दीज कैटेगरीज हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 45% इन मार्च 2019। तो 2019 से 2024 में पिछले 5 सालों में 45% इंक्रीज़ हुआ है। डेट फंड्स में भी कुछ ग्रोथ आई है बट वो काफ़ी मॉडरेट है, 7% के अराउंड है। तो ऑल्सो द कैटेगरी ऑल्सो गेन्ड इन फोलियो, बस ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है पोर्टफोलियो ओवरलैप की। आप लोग भी देखते होंगे कि आपने अगर एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो लिया है और एक फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो लिया है तो उसमें आपका ओवरलैप आ जाता है। पोर्टफोलियो ओवरलैप को आप कैसे समझ सकते हो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो वो क्या करती है, मिक्स ऑफ स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करती है आपका पैसा। इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अक्रॉस अ मिक्स ऑफ फंड हाउसेस, वो ये सोचता है कि उसने अच्छे से डाइवर्सिफाई कर लिया है। पर रियलिटी में क्या हो सकता है, जो आपका पैसा है वो सेम सेट ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो सकता है। ये कैसे, कॉमन स्टॉक्स कैसे हो सकती हैं,
आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ कॉमन स्टॉक्स हैं? कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको अपनी स्कीम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है कि आपने कौन कौन से फ़ंड ले रखे हैं, और वो फिर आपको एक ओवरलैप का परसेंटेज बता देते हैं कि इतनी स्टॉक्स, ये 4 स्टॉक्स या ये 5 स्टॉक्स ऐसी हैं जो आपके दोनों या तीनों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में हैं। तो वो देख के आप अपना डिसीजन ले सकते हो और चेंज कर सकते हो। ओवरलैप क्यों आता है आपके फ़ंड पोर्टफोलियो में, ये समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरलैप इसलिए आता है क्योंकि रेगुलेटर की कुछ मैंडेट है, कुछ कैटेगराइजेशन कर रखी है, एक स्टाइल है जो अडॉप्ट किया है किसी भी एसेट मैनेजमेंट फर्म ने। तो एग्जांपल लेके समझते हैं। रेगुलेटरी मैंडेट जो है लार्ज कैप स्कीम के लिए, वो ये कहता है कि 80% जो पोर्टफोलियो है वो टॉप 100 स्टॉक्स में ही लगाना है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर कोई इन्वेस्टर अलग अलग 2 स्कीम्स में भी पैसा लगा रहा है तो उससे ये हो सकता है कि भाई टॉप 100 स्टॉक्स में से ही आपको चूज़ करना है, तो ओवरलैप होना नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि एक इन्वेस्टर ने पैसा लार्ज कैप फंड में डाला और लार्ज और मिड कैप फंड में डाला और एक फोकस फंड में डाला, सेम फंड के में डाल दिया। एक आपके पास लार्ज कैप आ गया, एक लार्ज एंड मिड आ गया और एक फोकस फंड आ गया। बट इनमें ओवरलैप क्यों आएगा? क्योंकि सिमिलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग अक्रॉस द स्कीम्स, तो इसके वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो? रिड्यूस करने का एक ही तरीका मेन जो ये है कि कोई एक थीम या सेक्टर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो ज़्यादातर हर पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जाएगा वो स्टॉक। तो जब भी आप कोई अपना फंड, नया फंड ऐड कर रहे हो, तो आप उसमें पहले देख लो, अपने एक फ़ंड को अच्छे से एनालाइज करो। आपको पता होना चाहिए कि आपके लार्ज कैप फंड में जो स्टॉक्स हैं वो आपके मिड कैप वाले फंड में या फिर फोकस फंड वाले फंड में ना हो। तो इसी तरीके से आप इस ओवरलैप से बच सकते हो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी हमारी SIP और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही है। चौपी मार्च गया है, मतलब मार्च में इतना कोई मूवमेंट नहीं हुआ मार्केट में, अप एंड डाउन मूवमेंट थी, एक रेंज में ही रहा। लेकिन जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थी SIP स्कीम्स कैटेगरी में, वो हाईएस्ट एवर है 2024 मार्च में। तो SIP लिंक्ड जो AUM है ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैज़ रोज बाय 273 बेसिस पॉइंट्स और 20.1% का इसने एरिया टच किया है। ये डेटा है AMFI का, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया का। पिछले 5 साल में डबल हो गया है SIP के थ्रू जो पैसा आता है इक्विटी मार्केट में। शेयर ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और टोटल डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट 9% हिट किया दिसंबर 2023 में। प्रमोटर्स के पास 51% है लिस्टेड इंडियन इक्विटीज़ का। FIIs के पास और इंडियन रिटेल के FIIs के पास है 18% और इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है 10%। तो इंडस्ट्री का जो एस्टिमेट है, ओवर 90% ऑफ द टोटल SIP इज़ डिप्लॉयड इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये इम्प्लाई करता है कि SIP लिंक्ड AUM जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 7% ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो AUM ऑफ SIP linked schemes has reached a high of 10.7 lakh crore in March 2024। 32% से पिछले 5 सालों में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, नियरली ट्वाइस एज फास्ट एज ग्रोथ इन AUM ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मतलब जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा आ रहा है एज अ लमसम, उसके कंपैरिजन में SIP से जो पैसा आ रहा है वो 32% से ग्रो हुआ है। और नेट अकाउंट एडिशन अगर आप देखोगे SIP स्कीम्स में, वो स्लो डाउन हुए हैं 19.5 लैक्स से मार्च 2024 के लिए। और एक जो नंबर ऑफ अकाउंट्स एस्टिमेट किए गए हैं वो 8.4 करोड़ अकाउंट है। एवरेज टिकट साइज़ इन अकाउंट्स का है 2294 रुपीज़, मतलब 2294 रुपये की एवरेज SIP चल रही है 8.4 करोड़ अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, फिच ने रेटिंग हमारे जो 3-4 बैंक्स हैं, SBI, कैनरा बैंक, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूजीलैंड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इनको BBB पे ही रखा है। क्योंकि गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट चल रहा है और जो बैंक्स की लोन बुक है डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसमें स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, डोमिनेंस भी काफ़ी अच्छी है, कैपिटल बफर भी काफ़ी अच्छा है। तो रेटिंग को इन्होंने BBB पे ही रखा है। फिच एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। वेयर हाउसिंग सेक्टर जो है, जिस हिसाब से हमारा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल और ई-कॉमर्स बढ़ रहा है देश में,
तो रेडी टू मूव इन और बिल्ड टू सूट वाले जो वेयर हाउसेस हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है इंडिया में। अभी नियरली जो देखोगे 40 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है जो वेयर हाउसिंग में है। कंट्री इसको, ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसको बढ़ाना चाहते हैं, 100 मिलियन स्क्वायर फीट तक ले जाना चाहते हैं अगले 3 से 5 सालों में। तो ये वेयर हाउसिंग के लिए काफ़ी अच्छी डिमांड है। आपके पास अगर कोई लैंड का पैच ऐसा पड़ा है जहाँ पर आप वेयर हाउस सेटअप कर सकते हो, आप वेयर हाउस को सेटअप करो। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आके उसको ले लेंगी। जितने भी वेल्सपन लॉजिस्टिक पार्क्स है, इन्होंने अलग से 600 करोड़ का एक फ़ंड बनाया है, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पैसा वेयर हाउसेज़ में। और जितने भी ओनर्स हैं, जो भी बंदों को वेयर हाउसेज़ चाहिए, वो खुश हैं वेयर हाउसेज़ लेके, पैसे देने को वो तैयार हैं, पर उन्हें बिल्ड टू सूट वाले चाहिए। और एक वेयर हाउस को बिल्ड करने में आपको 6 से 7 महीने का टाइम चाहिए। काफ़ी डिमांड है। ब्लिंकिट वगैरह के आपने देखे होंगे, छोटे छोटे वेयर हाउसेज़ हैं, तो इस सेक्टर में भी काफ़ी बूम है। नेक्स्ट आप देखोगे दिल्ली एनसीआर ने जितने भी लग्जरी अपार्टमेंट सेक्टर की जो डिमांड है उसको दिल्ली एनसीआर ने टॉप किया है। 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जो एक रेट चलता है। कुशमैन एंड वेकफील्ड का एक डेटा है, लग्जरी अपार्टमेंट की जो डिमांड है वो 61% टोटल लॉन्चेस जो थे वो इंडिया के थे, वो दिल्ली के थे, दिल्ली एनसीआर में, एज़ कम्पेयर टू 26 एंड 19% इन मुंबई एंड बेंगलुरु। मतलब जितने भी रियलिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आए हैं उसमें से दिल्ली एनसीआर में 61% थे जो लग्जरी सेगमेंट के थे, और मुंबई में 26% थे, और बेंगलुरु में 19% थे। तो काफ़ी अच्छी डिमांड देखी जा रही है दिल्ली में रियल एस्टेट की। आप लोकली भी अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता होगा किस हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर बूम कर रहा है। और रियल एस्टेट एक 8 ईयर साइकिल में है। रियल एस्टेट की 8 ईयर साइकिल के ऊपर एक वीडियो मैं बना दूंगा, अगर आप बोलोगे तो मेरे को कमेंट्स में बताना। इसके बारे में बात नहीं हो रही है कहीं भी, पर रियल एस्टेट लोगों को लग रहा है कि प्राइसेस बहुत हाई हो चुके हैं। मेरा मानना ऐसा है कि प्राइसेस अभी सस्ते हैं, अगले 4 सालों में और हाई हो जाएंगे। तो यही थी आज की मेन न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।